हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे पहले आइसगेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन और आईएफएससी यानी कि रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस A to Z डॉक्यूमेंट के साथ में, और ऑनलाइन आप अपने हिसाब से प्रोसेस कैसे कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल लेके आए हूं दोस्तों। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्टर हो दोस्तों तो आपके लिए तीनों रजिस्ट्रेशन लगने वाले हैं। आइसगेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद में एडी कोड होगा, उसके बाद में आईएफएससी होगा। अगर आप इंपोर्टर हो दोस्तों तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आइसगेट रजिस्ट्रेशन और एडी कोड रजिस्ट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसगेट रजिस्ट्रेशन की दोस्तों, तो आइसगेट रजिस्ट्रेशन नॉर्मली आइसगेट पोर्टल पे लॉगिन डिटेल जनरेट करने के लिए किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं आइसगेट रजिस्ट्रेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, दूसरा आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, तीसरा आपका पैन कार्ड, चौथा मेन ऑथराइजेशन लेटर और पांचवा क्लास 3 का डीएससी। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर डीएससी कॉम्बो होना चाहिए तभी वर्किंग करेगा। कॉम्बो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है दोस्तों। अगर नॉर्मल साइनिंग आपके पास डीएससी है तो भी चल जाएगा, क्लास 3 का नॉर्मल साइनिंग डीएससी भी चल जाएगा। यहाँ पे कॉम्बो लेके ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, या किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ही चीज, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हो आइसगेट तो ऑथराइजेशन लेटर के साथ साथ बोर्ड रेजुलेशन भी लगेगा और दोनों के फॉर्मेट आइसगेट के साइट पे आपको मिल जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या है इसमें वीडियो के अंत में आपको प्रॉपर प्रोसेस में दिखा दूंगा विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में। इसमें अगर आप बाहर से रजिस्ट्रेशन कराते हो दोस्तों तो इससे लगने वाली कॉस्ट, आइसगेट रजिस्ट्रेशन की लगने वाली गवर्नमेंट कॉस्ट कुछ नहीं है, निल है। बट अगर आप बाहर से करा रहे हो तो 1500 से 2000 रुपीज मैक्सिमम है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं लगने वाले टाइम की। आइसगेट रजिस्ट्रेशन जैसे अगर आप 12 बजे से पहले फाइल करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सेम डे ही अगर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अगर आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए हैं तो। अदरवाइज आपको रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन जो इश्यू है वो आप क्लियर करके वापस भरना। तो अगर एवरेज बात करूं तो 1 से 2 डेज के अंदर अंदर इसका अप्रूवल आ जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं एडी कोड की दोस्तों। एडी कोड यानी कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन जो है एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपके बैंक के एडी कोड को आपको रजिस्टर करना होता है दोस्तों। अब प्रॉब्लम क्या है, जब इंडिया टू इंडिया में हम पेमेंट बैंक टू बैंक करते हैं तो बैंक आईएफएससी के थ्रू जुड़े होते हैं, और आईएफएससी जैसे हम अपने बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी ऐड करते हैं, हमको जो है दोस्तों वो पेमेंट आ जाता है। बट यहाँ पे जो पेमेंट है वो इंटरनेशनली बैंक के थ्रू या फॉरेन बैंक के थ्रू आपको आने वाला है। तो इसके लिए बैंक का एडी कोड रजिस्टर होना जरूरी है। बैंक का एडी कोड रजिस्टर होगा तभी आप फॉरेन जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। सो यहाँ पे इसके लिए सबसे मेन है एनेक्सर ए में आपको बैंक से एक लेटर लेना है जिसको एडी कोड लेटर बोलेंगे। वो प्रॉपर एनेक्सर ए के फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मेट भी आइसगेट की साइट पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ में आपको एक कैंसिल चेक, अगर आप एडवाइजरी फॉलो करोगे तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको आपका बैंक का एडी कोड लेटर, उसके साथ में आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका आईसी कॉपी, आपका पैन कार्ड, ये भी साथ में अटैच करना है जिससे जल्दी से जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जिस पोर्ट के लिए आप एडी कोड फाइल कर रहे हो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक आइसगेट पे मेल आईडी होगी। बैंक को बोलना है ये लेटर को, ये मेल आईडी मेरे कस्टम लोकेशन की है, उस पे आप फॉरवर्ड करो और उसका स्क्रीनशॉट आपके पास रखो। अप्रूवल जैसे अगर मुंबई में करते हैं, दिल्ली में, मुंबई में दोनों, मुंबई एयर का करते हैं, मुंबई आप नावा सेवा का करते हो, दिल्ली का करते हो
या बड़े पोर्ट में अपने बात करें बेंगलोर की चेन्नई का करते हो तो उसमें भी आपको मेल आईडी के थ्रू ही अप्रूवल मिलेगा, विदाउट मेल आईडी अप्रूवल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये मेरी बात का स्पेशली आप ध्यान रखें दोस्तों। एडी कोड में एक महत्वपूर्ण सूचना, आप क्योंकि आप नए एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो तो आपको मैं अभी से दे देता हूं दोस्तों। जो भी आइस गेट पे एडी कोड लोकेशन है उसमें से 80 to 90% एडी कोड लोकेशन प्राइवेट पोर्ट लोकेशन है दोस्तों। उसमें आपका पहुंचना पॉसिबल नहीं है वहां पे अप्रूवल के लिए। और एडी कोड में रूल्स ये बोलता है कि आपने कोई एडी कोड के लिए अप्लाई किया है, जब तक वो आगे वाली एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं हो जाती तब तक आप उस अकाउंट नंबर से दूसरी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो दोस्तों। सो आपको ध्यान रहे, जब भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से जांच ले, अच्छे से पूछ ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। क्योंकि एक बार पेंडिंग में चला गया उसके बाद में आप किसी भी तरह से जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक आप नई एप्लीकेशन फाइल दोस्तों नहीं कर सकते। सो ये एडी कोड की इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रॉबैक के लिए गवर्नमेंट के जितने भी ड्रॉबैक है आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट का एक स्पेशल आपके लिए एक प्लान है जिसमें जितने भी आपका एक्सपोर्ट होता है और गवर्नमेंट जितनी भी रिबेट देती है, अगर रिफंड इंसेंटिव अकाउंट रजिस्ट्रेशन है आपका तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जो भी ड्रॉबैक का है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, अगर आप एडी कोड फाइल करते हो तो आपको कोई भी एक पोर्ट पे एडी कोड फाइल करने की जरूरत है। अगर आपने एक पोर्ट पे एडी कोड फाइल किया, आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सारे पोर्ट, चाहे वो सी हो, चाहे वो रोड बाय एयर हो या बाय रोड, अगर नेपाल माल भेज रहे हो तो एक एडी कोड से आप सभी जगह किसी भी पोर्ट से माल भेज सकते हो। बट आईएफएससी में ऐसा नहीं है। जिस पोर्ट से आपको गुड्स जो है ट्रेवल करेगा उस पोर्ट से आईएफएससी आपका रजिस्टर होना चाहिए, तभी आपका ड्रॉबैक जो है वो सैंक्शन होगा। और साथ में आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर पीएफएमएस उसमें एक्सेप्ट है तो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका आईएफएससी जो है वो रजिस्टर्ड है तो आपका जो अमाउंट सैंक्शन हो जाएगा ड्रॉबैक के लिए, और पीएफएमएस रिजेक्ट है तो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो बीच में अटका रहेगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान देना है दोस्तों। लगने वाले डॉक्यूमेंट की बात करूं आईएफएससी के लिए तो सेम एज इट इज एडी कोड वाले ही लगेंगे, जो कि अपना एडी कोड में अपना बैंक का रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंसिल चेक हो गया, जीएसटी हो गया, आईसी हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया दोस्तों। इन सबको स्पेशली डिजिटल सिग्नेचर से साइन करना है। ई संचित में एक आपका आईआरएन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो दोस्तों। सो आइए स्क्रीन पे एक एक करके आइसगेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन और आईएफएससी रजिस्ट्रेशन की मैं आपको डिटेल देता हूं। होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट देते रहेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं वीडियो ला पाऊंगा। सो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। आइए स्क्रीन पे आइसगेट के आईडी पे आ जाना है। ये ब्लू लाइन पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आप रजिस्टर नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक सरफेस ओपन होगा। आप फर्स्ट टाइम एकदम कर रहे हो तो आपके पास सीधी सी बात है रेफरेंस आईडी नहीं होगी, तो आपको डोंट हैव रेफरेंस आईडी पे ओके करना है। मैं मेरा रोल जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर चूज करूंगा, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड यहाँ पे आपको डिटेल लगेगी आईसी कोड की और जीएसटी नंबर की। मुझे यहाँ पे आईसी कोड और जीएसटी नंबर फिल करना और प्रोसीड कर देना है। मैं आपके सामने ये सरफेस ओपन होगा जिसमें जीएसटी की डिटेल, आपकी मेल आईडी, फोन नंबर, आईसी की डिटेल, मेल आईडी, फोन नंबर आपको दिखेंगे। गाइस मैं यहाँ पे आपके सामने एक बहुत अच्छे से बात क्लियर कर चुका हूँ। बहुत सारे, अगर मेरे आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैं एक ही बात मेंशन करता हूँ, ये ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके सेम होने चाहिए। जहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो दोनों मैच है, दोनों सेम है। उसके बाद में आप किसी भी एक रोल पे या तो जीएसटी के थ्रू या आईसी कोड पे, दोनों आपके ऊपर है, आप किसी को भी ओके कर आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। मैं आईसी को या जीएसटी में आईसी को करके प्रोसीड कर रहा हूँ। मैंने प्रोसीड, जैसे आप प्रोसीड करोगे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। एक मेल पे ओटीपी आएगी, मोबाइल पे अलग अलग ओटीपी आएगी, दोनों को आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको दोनों ओटीपी होने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड कर ये आपके सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। इस रेफरेंस आईडी को आपको कॉपी पेस्ट भी करना है। वैसे आपको ये मेल भी आ जाएगी और जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया उस मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद में आपको, अगर आप बाद में प्रोसेस करोगे
तो आई वांट टू प्रोसीड लेटर करके आपको अभी का प्रोसेस क्लोज कर देना है। अगर आप नहीं करते हो तो प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन अब, क्योंकि अभी अगर आप करते हो तो आपको रेफरेंस आईडी और ओटीपी लेने की जरूरत है। आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करके आप अपना काम कर सकते हो। तो मैं अभी प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन पे ओके करूंगा। जैसे मैं सामने यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म आते हैं, तो फर्स्ट सरफेस मेरे सामने ओपन हो गया है, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया हुआ ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे एंटिटी सेलेक्ट करना है, ये प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करूंगा। फिर पैन कार्ड ऑलरेडी आएगा, जीएसटी ऑलरेडी आएगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आएगा, मेल आईडी ऑलरेडी आएगा। मुझे यहाँ पे आईसी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान रखना अगर आपने नॉर्मल कॉपी आईसी अटैच की है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है, एक तो एंटिटी रजिस्टर करना है और साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड आईसी का कॉपी है उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड आईसी का कॉपी अटैच करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आईसी के जो आपका फाइल नेम होगा उसमें स्पेस या कोई भी न्यूमेरिकल लेटर्स नहीं होने चाहिए। अब आपको नेक्स्ट करना है। आपके सामने ये सरफेस ओपन है, ये जो सरफेस है ये जो फाइनल फॉर्म और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड जो है वो वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर आधार कार्ड वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको डीएससी वैलिडेट करनी पड़ेगी एंड देन आपको ऑथराइजेशन लेटर, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैं अभी आपको बता दूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में मुझे 2 चीजें यहाँ पे, एक तो बोर्ड रेजुलेशंस और दूसरा मुझे जो ऑथराइजेशन लेटर, इन दोनों का एक फाइल में पीडीएफ में अटैच करके मुझे इनको यहाँ पे अटैच करना है। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका नाम डालता हूँ, डिजी लॉकर के थ्रू जो आधार को वैलिडेट करता हूँ। रिव्यू करूंगा मैं यहाँ पे और सबमिट करूंगा एंड देन तो मैंने ये रिक्वेस्ट फॉर द रोल रजिस्ट्रेशन फॉर द रेफरेंस आईडी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द अप्रूवल। यहाँ पे सीधा आपको बैंक अकाउंट ऑप्शन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, बैंक अकाउंट को चूज करना है। फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट एडी कोड आपको ओके करना है और यहाँ पे आपको सीधा न्यू बैंक पे ओके करना है। उसके बाद में आपको बैंक नेम, आपका बैंक जो है वो आपका बैंक ऐड करना है। मेन चीज यहाँ पे जानना, ब्रांच के लिए बहुत सारी ब्रांच होगी, सेलेक्ट कैसे करनी है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसका आप पिन कोड जो है उसके एड्रेस का, बैंक के एड्रेस का या ब्रांच के एड्रेस का जो पिन कोड है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही वो पिन कोड सेलेक्ट करोगे और उस पिन कोड के एड्रेस के अंदर से आप चेक के ऊपर या जो एडी कोड बैंक ने दिया उसके अंदर जो ब्रांच का एड्रेस है उसको मैच करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कर पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पिन कोड लिखा है। जैसे पिन कोड लिखा, मेरा जो एडी कोड के हिसाब से मैंने ये एड्रेस आ गया, ऑटोमेटिकली एडी कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट नंबर डालना है। मेरे एडी कोड जो मेरे को बैंक ने इशू किया उसमें बैंक अकाउंट नंबर भी सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा, मुझे वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट करना है। बैंक अकाउंट नंबर के बाद में मुझे कस्टम लोकेशन, ध्यान रखना ये तब ही आएगी जब आपके न्यू वेबसाइट पे आप कस्टम लोकेशन ऑलरेडी ऐड कर चुके हो। उसके लिए मैं वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। यहाँ पे आप बैंक लेटर और डॉक्यूमेंट्स ओके करोगे। उसके बाद में यहाँ पे आप जो पूरा आपका 1 MB का, यहाँ पे 1.5 MB, पहले 1 MB मिलता था, तो 1.5 MB का पूरा जो बंच है जिसमें आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आईसी कोड हो गया, जीएसटी हो गया, बैंक का एडी कोड लेटर हो गया, ऑथराइजेशन लेटर हो गया, उस सबका एक 1.5 MB का बैच बनाना है। उसको बनाने के बाद में आपको उसको डिजिटली साइन करना है। डिजिटली साइन करने के बाद में उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में वो वेरीफाई करोगे और वो तब ही, अगर आपने उसको सही से अपलोड किया है तो जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका IRN ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। पहले हम जो करते थे उसमें क्या होता था, जो IRN नंबर है वो हमको पहले ई-संचित पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके लेना पड़ता था। अब वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्टली सबमिट करोगे IRN आने के बाद में, और सबमिट करने के बाद में आपको एक OTP आएगा जो आपका मेल आईडी का ऑप्शन होगा। वो करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट जो है आपका एडी कोड के लिए आपने सबमिशन आपका हो जाएगा। हो सकता है ये नई वेबसाइट है, बहुत जनों को ये इश्यू आ रहा है कि ये करने के बाद में आप जब वापस लॉगिन करके बैंक अकाउंट में जाके एडी कोड ऑप्शन में जाओगे तो वो पेंडिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको 1 दिन का वेट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 1 दिन, अगर 24 घंटे के बाद भी अगर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपको स्क्रीन पे जो कस्टमर केयर नंबर है 180030101000 उस पे कॉल करना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि सर ऐड हुआ है, नहीं हुआ है, या आपको कुछ और एडिशनल उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या कहाँ पे आपने गलती की, वो आपको बता देंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या चाहते हो कि आपका एडी कोड या हमारे थ्रू बने तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
की आईडी है, यहाँ पे जो आपकी आइसगेट की आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उससे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ ऐसा सरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसमें आपको जो आपका यूजर आईडी है वहाँ पे ओके करके माय प्रोफाइल पे जाना है। माय प्रोफाइल पे जाके आपको बैंक अकाउंट में जाना है, जहाँ पे आपने एक तरफ फॉरेन रेमिटेंस एडी कोड के लिए अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एक्सेप्ट हो गया है। आपको वापस बैंक अकाउंट पे जाना है और रिफंड इनिशिएटिव अकाउंट पे ओके करना है। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, मैंने आज ही अप्लाई किया है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट में ओके करना है। यहाँ पे जो आपका रेस्पेक्टिव बैंक है उसका आपको IFSC कोड ऐड करना है मेन, क्योंकि आपको रिफंड इनिशिएटिव जो बैंक को आपके बैंक को ऑथोराइज कर रहे हैं जिसमें आपको रिफंड लेना है, तो उसके लिए IFSC कोड बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जैसे गेट डिटेल करोगे यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो है आपको बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करना है। बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद में आपको कौन से पोर्ट पे रिफंड इनिशिएटिव के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे मैं इंसा 1 पे करता हूँ, ये नावा सेवा का कोड है, मैं नावा सेवा पे कर रहा हूँ, मैंने ओके किया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे बैंक लेटर, सर्टिफिकेट, एडी कोड में ओके करूँगा और यहाँ पे अटैचमेंट पे जाऊँगा। अटैचमेंट पे जाने के बाद में जो मेरा डॉक्यूमेंट है मैं उसको ओके करूँगा। जैसे ही उसको वेरीफाई करूँगा, यहाँ पे आपको वेट करना है IRN नंबर जनरेट। अगर आपका IRN नंबर जनरेट हो जाता है देन आपको सबमिट पे ओके करना है। मोबाइल OTP पे करके आपको OTP पे सबमिट करना है। जैसे आप OTP पे सबमिट करोगे आपका जो स्टेटस है पेंडिंग दिखाएगा और विद इन 2 वर्किंग डेज में आपका जो है वर्क डन हो जाएगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली ऐड करने हैं। थैंक यू सो मच।